हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब एजुकेशनल चैनल एचडी क्लासेज पे। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट लेसन पढ़ना स्टार्ट किया था जिसका नाम है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, यानी कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। ये लेसन पूर्ण रूप से भाग पे आधारित है, ये मैंने बताया था। और किसी भी संख्या को आप उसके फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे किसी भी संख्या को आप, जैसे देखिए यूक्लिड प्रमेय क्या होता है, a = bq प्लस में r, ठीक है। यही यूक्लिड प्रमेय, इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में बता दिया है, ठीक है। जहाँ पे r 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है और b से छोटा है ये होता है, ये कैसे होता है ये भी मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। आप पिछला क्लास देखेंगे तो आपको ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए b के जगह पे अगर हम 6 रखते हैं, a तो क्या हो जाएगा 6q प्लस में r, यानी कि प्रत्येक संख्या को हम 6q प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन r को क्या होना चाहिए, ये 0 से बड़ा या बराबर होगा और 6 से छोटा, यानी कि r क्या क्या हो सकता है, r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5 हो सकता है। 6 तो होगा नहीं क्योंकि 6 से छोटा है। यानी कि इसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, 6q के फॉर्म में, 6q प्लस 1 के फॉर्म में, 6q प्लस 2, ठीक है, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस में 5। यानी कि प्रत्येक संख्या को या तो 6q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या तो 6q प्लस 1, या तो 6q प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 या प्लस 5। इसमें से किसी न किसी एक के प्रारूप में, एक के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे आप 25 ले लीजिए, ठीक है, 25 देखिए, अगर इसमें 6 से भाग देते हैं तो 4 बढ़ जाएगा 24, ठीक है, और एक शेष बचेगा। यानी कि इसको क्या करेंगे, 6 में 4 से गुणा और प्लस 1 किसके बराबर आएगा, 25 के बराबर। यही 25 क्या है, a है, ठीक है। 25 को अगर a रखते हैं और 6 हो जाएगा, अगर q बार जाए तो प्लस 1, देखिए आप 6q प्लस 1 के प्रारूप में आ गया, ठीक है। तो यहाँ किसी भी संख्या को इतने के प्रारूप में लिखा जा सकता है। अगर यहाँ पे 5 रहे तो ये 0 से बड़ा और 5 से छोटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ 5 नहीं रहेगा, केवल 4 तक रहेगा। इस प्रकार से मैंने पिछले क्लास में इसको बता दिया, वैसे रिवाइज करा दिया मैंने 2 मिनट के लिए, तो आप पिछले क्लास में जाके देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। तो देखिए हमने फर्स्ट उदाहरण पढ़ा दिया था, आपको बता दिया था कैसे हुआ है। खैर आज थोड़ा सा रिवाइज कर ही लेते हैं। देखिए क्या है फर्स्ट उदाहरण। पहला उदाहरण आपके किताब जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे, अरिहंत की जो किताब है उसका फर्स्ट लेसन 1.1 का फर्स्ट उदाहरण जो है वो है कि क्या प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q एक पूर्णांक है, ठीक है, q एक पूर्णांक है। उसके बाद दिया है कि अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने कल लिखा था और आज डायरेक्ट इसको रिवीजन के तौर पर मैं हल करा देता हूँ। देखिए दिया है कि क्या 4q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। आप यूक्लिड प्रमेय ही लीजिए डायरेक्ट। यूक्लिड प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड प्रमेय, ठीक है। यूक्लिड प्रमेय ये कहता है कि a = bq प्लस में r होता है, जहाँ पे r जो है वो 0 से बड़ा या इक्वल में, यानी कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और स्मॉलर देन किससे होता है, b से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये किससे भाग दिया है, 4, b के जगह पे 4 रखा है, आप भी b के जगह पे 4 रख लो, यानी कि a = 4q प्लस में r। अब बताइए कि r किससे बड़ा होगा, 0 से तो बड़ा होगा या बराबर होगा, और 4 से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 4 आ गया, ठीक है। यानी कि r हो क्या सकता है, यानी कि r 0 हो सकता है, 1, 2 और 3 इतना हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है। यानी किस किस के प्रारूप में आ सकता है, तो ये देखिए 4q प्लस 0 के प्रारूप में, यानी कि 4q हो जाएगा, 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, या 4q प्लस 1 के प्रारूप में आ सकता है, या 4q प्लस 2 के, और या 4q प्लस 3 के प्रारूप में आ सकता है, ठीक है, ठीक है।
इस किसी भी प्रत्येक संख्या को 4q के रूप में लिख सकते हैं, या तो 4q + 1 के रूप में, या तो 4q + 2, या तो 4q + 3 के रूप में। कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जिनको 4q के रूप में लिखा जा सकता है, और कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जिसको 4q के रूप में नहीं 4q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो दोनों से नहीं 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, और कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 4q + 3 के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन प्रत्येक संख्याएं ऐसी होंगी जो या तो इसके रूप में, या तो इसके रूप में, या तो इसके रूप में, या तो इसके रूप में लिखा ही जा सकता है। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्या प्रत्येक धन पूर्णांक को 4q + 2 के प्रारूप में लिखा जा सकता है। अब बताइए, कुछ संख्याएं तो हैं, ठीक है, कुछ पूर्णांक ऐसे हैं जो 4q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन में बोला है कि क्या प्रत्येक धन पूर्णांक को, भाई साहब, प्रत्येक धन पूर्णांक को 4q + 2 के ही रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और 4q, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 4q के रूप में आएंगी, कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 4q + 1 के रूप में आएंगी, और कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो 4q + 3 के रूप में आएंगी, इसके रूप में भी आएंगी। प्रत्येक संख्या को इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है। अगर इसको देखना होगा डिटेल्स में तो पिछले क्लास के अंत में जाइएगा, उसमें मैंने कराया है बहुत अच्छे तरीके से। ये तो रिवीजन के तौर पे मैंने बता दिया थोड़ा सा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नहीं है, अगले उदाहरण पे। ठीक है, अगला उदाहरण क्या है, देखिए, क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m + 2 के रूप में होता है जहां m प्राकृतिक संख्या है। अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो मैं लिख देता हूं एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कहीं लिखा नहीं है और आपको समझ में आएगा, लिख दूंगा एक बार तो। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग, क्वेश्चन है कि क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m + 2, ठीक है, 3m + 2 के रूप में होता है, के रूप में होता है। ठीक है, आगे बोल रखा है इसने जहां m प्राकृतिक संख्या है, जहां m जो है वो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। आगे देखिए, अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। आगे दिया है अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए, अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। ठीक है, अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। केवल हाँ या नहीं कहना है, सत्यापित भी करना है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, आप क्या करोगे कि भाई यूक्लिड प्रमेय, भाई ये बोल रखा है कि क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे वर्ग लिखना मैं भूल गया हूँ, वर्ग। ठीक है, क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, यहाँ पे वर्ग है। इसमें पूछ रखा है कि क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m + 2 के रूप में होता है यदि जहां m प्राकृतिक संख्या है। अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। पहले हम ये पता करेंगे कि यूक्लिड प्रमेय जो कहता है a = bq + r, तो b की जगह पे हम 3 रख के ये पता करेंगे कि भाई साहब प्रत्येक संख्या जो है, यानी कि प्रत्येक संख्या को 3q + r के कितने फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो वो कितने रूप में लिखा जा सकता है, एक तो 3q हो जाएगा, एक दूसरा 3q + 1 हो जाएगा, तीसरा 3q + 2 हो जाएगा, उसके आगे 3q + 3 नहीं होगा क्योंकि r का मान हमेशा b से छोटा होता है। मैं हल करके बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, हल कौन सा हल भाई, सॉल्व वाला हल। ठीक है, मैं हल करके दिखाता हूँ यूक्लिड प्रमेय से, डायरेक्ट यूक्लिड प्रमेय से। ठीक है, मैं देखता हूँ कि यूक्लिड प्रमेय कहता है कि a = bq + में r। ठीक है, जहाँ पे r 0 से बड़ा हो या इक्वल हो और b से छोटा होना चाहिए। ठीक है भाई साहब। अब इन्होंने b के जगह पे 3 रखा, यानी कि 3 से डिवाइड किया, तो b के जगह पे हम 3 रख देंगे, a = 3q + में r। अब देखिए b के जगह पे 3 रखे, यानी कि
3 से डिवाइड किए हैं, किसी संख्या को 3 से डिवाइड किए हैं तो m टाइम्स गया है और 2 शेषफल आया रिमाइंडर के रूप में, ठीक है। तो वैसे ही हम कर देंगे कि 3 से भाग दिला देंगे, या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि b के जगह पे इन्होंने क्या रखा है, 3 रखा है, तो हम भी b के जगह पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, ठीक है। यानी कि अब क्या हो जाएगा, r जो है वो या तो बड़ा होगा या तो इक्वल में होगा 0 के और b से छोटा, और b से नहीं, यहाँ पे तो 3 रख दिया गया ना, यहाँ पे 3 से छोटा होगा। यानी कि r का मान क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। भाई साहब 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 से छोटा है। यानी कि प्रत्येक संख्या को किस चीज़ के किस किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी कि एक तो 3q + 0 हो जाएगा, एक 3q + 1 हो जाएगा, एक दूसरा 3q प्लस में 1 हो जाएगा, तीसरा 3q प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक संख्या को, इस दुनिया के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को आप इसके रूप में ही लिख सकते हैं, आप इसके रूप में ही लिख सकते हैं। आप पता कर लो भाई साहब, 56 लिख लो, 56, 5 और 6, 56 लिख लेता हूँ, ठीक है। 56 को 3q प्लस किसके रूप में लिखा जा सकता है, तो देखिए 3 से अब आप भाग दीजिए, 3 एकम 3, 2 6 और 8 बढ़ जाएगा 24, कटपिट 2 शेष आया, 2 शेष आया, यानी इसके बराबर लिखा जा सकता है, इसको इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, देखिए 56 बराबर क्या होता है, 3 गुणे में 18 और प्लस में 2, 18 को यहाँ पे q माना गया है, q, ठीक है। तो देखिए 3q + 2 के रूप में लिखा गया, ठीक है। यानी कि प्रत्येक, इस दुनिया के प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 3q या तो 3q + 1 या तो 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। भाई साहब जब प्रत्येक संख्या को इस रूप में लिखा जा सकता है तो हम अब इसका वर्ग करके देख लेते हैं कि क्या प्रत्येक संख्याओं को, प्रत्येक धन पूर्णांक को 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो देखिए अब हम वर्ग करते हैं, यानी कि 3q का वर्ग करते हैं, ठीक है। देखिए 3q का स्क्वायर करते हैं, 3q का होल स्क्वायर इक्वल 9 इक्वल 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर, ठीक है। 9q स्क्वायर आ गया। अब ये बताइए, और दूसरे का भी कर लेते हैं, इसी तरह से तीनों का कर लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, 3q + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3q मतलब इसका वर्ग हो जाएगा 9q का स्क्वायर, 9q का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 6q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसे, 9q स्क्वायर प्लस में 6q और प्लस में 1, ठीक है। यानी यहाँ से आप क्या कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, 3, ठीक है। यानी कि यहाँ हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस में 2q और प्लस में क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए तीसरा नंबर वाला 3q + 2 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3q + 2 का होल स्क्वायर, क्या क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस में 4 और प्लस में ये हो जाएगा 6q, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 4। यहाँ से फिर से 3 कॉमन ले लीजिए आप, ठीक है। देखिए 3q स्क्वायर प्लस में 2q, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, आपने एक स्टेप जाइए आप, यहाँ से एक स्टेप आपको जाना चाहिए। देखिए 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस में 3 और प्लस में 1 लिख सकते हैं ना। तो आप इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, 3, यानी कि 3q स्क्वायर प्लस में 2q और प्लस में ये 3 का 1 हो जाएगा और प्लस में 1, ठीक है। ये देख लिया। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें m दिया है ना, अगर यहाँ पे इसको m मान लिया जाए, ठीक है, इसको m, यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी उसको m मान लीजिए, जहाँ पे q आया था वहाँ पे m मान लीजिए, यहाँ पे भी m, ठीक है, m,
दोनों को m अगर मान लिया, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने बार जा रहा है, मान लेते हैं कि m बार जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर m मान लेते हैं तो ये देखिए, ये भी 3m प्लस में 1 हो गया, ठीक है, और ये भी 3m प्लस में 1 हो गया, ठीक है। ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, 3m और प्लस में 1 हो जाएगा। अब दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, ये भी 3m प्लस 1 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, इसमें से अगर मैं 3 कॉमन लिया होता मैंने, तो देखिए यहाँ से भी अगर 3 कॉमन ले लिया होता, तो 3 कॉमन लिया होता तो क्या होता, 3q², ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता, इसका क्या बन जाता, 3m, ठीक है, 3m। अब देखिए किसी भी संख्या के वर्ग को या तो 3m लिखा जा सकता है या तो 3m प्लस 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। और इन महाशय ने क्या दिए रखा है कि क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 2 के रूप में होता है, जहाँ m प्राकृतिक संख्या है। भाई साहब होता ही नहीं है, 3m प्लस 2 के रूप में होता ही नहीं है। यहाँ से मैंने सत्यापित कर दिया। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 2 नहीं हो सकता, ठीक है। मैं एक बार और इस क्वेश्चन को करता हूँ और आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए हल, ठीक है। देखिए 3m प्लस 2 हम यूक्लिड प्रमेय लेंगे। यहाँ पे यूक्लिड प्रमेय से, क्यों यूक्लिड प्रमेय ले रहे हैं भाई साहब, क्यों यूक्लिड प्रमेय ले रहे हैं। बात अब यहाँ पे आई कि यूक्लिड प्रमेय हम ले रहे क्यों हैं, मतलब क्यों ले रहे हैं हम यूक्लिड प्रमेय। कहने का मतलब ये है कि अगर संख्याएं देखने लग जाएं, उसका स्क्वायर करें, 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 49 होगा, ठीक है। फिर 8 का स्क्वायर देखें तो संख्याएं तो इतनी हैं कि सबका देखते ही रह जाएंगे आप, तभी संख्याएं बची ही रहेंगी। उससे अच्छा है कि प्रारूप ही पता कर लो कि प्रत्येक संख्याओं को किस प्रारूप में लिखा जा सकता है। तो भाई साहब 3 ही प्रारूप में लिखा जा सकता है, और उन तीनों का वर्ग करके देख लेंगे कि इस प्रारूप में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए हम यूक्लिड प्रमेय ले रहे हैं, और इसमें हमारा सहयोग यूक्लिड प्रमेय कर रहा है, क्योंकि यूक्लिड प्रमेय यही बताता है कि प्रत्येक संख्याओं को कितने प्रारूप में लिखा जा सकता है, और वो प्रारूप ही पता चल जाएगा हमें। तो प्रारूप का स्क्वायर निकाल के हम देख लेंगे कि भाई साहब इतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम यूक्लिड प्रमेय लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड प्रमेय कहता है कि a इक्वल बी क्यू प्लस में r होता है, ठीक है, जहाँ पे r जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए इन महाशय ने b के जगह पे 3 रखा है, ठीक है, तो हम भी यहाँ पे 3 रख देंगे। a इक्वल 3q प्लस r। अब यहाँ बताइए कि r 0 से बड़ा या बराबर होगा और 3 से छोटा होगा, यानी r हो क्या सकता है, या तो 0 या तो 1 या तो 2। यानी यहाँ पे 3q प्लस में 0 को 3q ही हो जाएगा, और 3q प्लस 1 या तो 3q प्लस 2। यानी प्रत्येक संख्या को प्रत्येक जितने भी पॉजिटिव संख्याएं, जितने भी धन पूर्णांक हैं, प्रत्येक धन पूर्णांक को आप इसके रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक धन पूर्णांक इसी के प्रारूप में आएंगी, ठीक है। तो भाई साहब पूर्णांकों का वर्ग निकाल के उसके प्रारूप में लाने से अच्छा है कि हम इन्हीं का स्क्वायर कर लें और देख लें कि उसके प्रारूप में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए 3q का स्क्वायर करते हैं। फर्स्ट में लिखते हैं 3q का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो 3q का स्क्वायर कर दिए, यानी कि 9q स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या काम करो कि 3 कॉमन ले लो, ठीक है, 3 कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई साहब 3q कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से 3 कॉमन ही क्यों ले रहे हैं, 3q भी कॉमन ले सकते थे।
3q भी कॉमन ले सकते थे। आप कह सकते हैं, आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ने क्यों 3 ही कॉमन लिया, 3q भी तो कॉमन ले सकते थे, फिर यहाँ पे 3q आ जाता। ठीक है, तो मैंने 3 इसलिए कॉमन लिया कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें किस प्रारूप में लाना है, तो 3m+2 के प्रारूप में लाना है। ठीक है, तो हम भरसक प्रयास करेंगे कि हम 3 कॉमन ले ही लें, तभी तो इसके प्रारूप में पता चलेगा कि 2 शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ठीक है, 3m+2 का मतलब क्या हुआ, यानी कि क्या किसी, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि क्या किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3m+2 के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि ये पूछ रहा है कि क्या किसी धन पूर्णांक के स्क्वायर में 3 से भाग देने पर 2 शेष बचेगा या नहीं बचेगा। इसके पूछने का यही मतलब है, एकदम सरल भाषा में ये पूछ लेता कि क्या किसी भी धन पूर्णांक का स्क्वायर कर दिया जाए और स्क्वायर में 3 से भाग दिया जाए तो 2 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा। आप देख लो बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब कितने डिजिट का स्क्वायर करोगे बताओ। असंख्य लाखों करोड़ों अरबों संख्याएं हैं, बताइए। अब उनका सब वर्ग करने लग जाएं और देखने लग जाएं तब तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम प्रारूप निकालते हैं और प्रारूप निकाल के 3 कॉमन करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि 3 से भाग दिया गया है इस संख्या में तो कितना शेष बच रहा है। यही इसका मतलब है और यही इसका मतलब है। अगर मैं थोड़ा अधिक समझा रहा हूँगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप सीधा समझ लीजिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसीलिए मैं 3 को भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि 3 को कॉमन लूँ ताकि मुझे उस प्रारूप में लाना है। ठीक है, तो 3q² को तो हम केवल 3q के रूप में ही लाएंगे भाई साहब, यहाँ पे शेष कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, अब देखिए 3q+1 3q+1 का स्क्वायर कीजिए। दूसरा नंबर 3q+1 का वर्ग करने पर। ठीक है, ठीक है, देखिए इसका वर्ग करेंगे आप 3q+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9q² प्लस में 1 का स्क्वायर यानी 1 और प्लस में 6q यानी कि 9q² प्लस में 6q और प्लस में 1। ठीक है, अब इसमें से भी हम 3 लेंगे, कॉमन लेंगे 3। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे हम कि 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3q² और यहाँ पे हो जाएगा +2q और यहाँ पे +1 को +1 ही रखेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ में आया यहाँ पे। अब देखिए तीसरे नंबर में हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर में थर्ड नंबर में क्या करेंगे कि हम अब इसका स्क्वायर करेंगे। मतलब कुछ संख्याएं तो ऐसी होंगी जो इस प्रारूप में आएंगी, तो इसको मैंने स्क्वायर करके देख लिया कि उस रूप में आ रहा है या नहीं। कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो इसके रूप में आएंगी, तो इसका भी वर्ग करके मैंने देख लिया कि उस प्रारूप में आ रहा है कि नहीं। अब कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो इनके रूप में आएंगी। ठीक है, तो इनका भी स्क्वायर करके देख लिया जाए भाई। देखिए 3q+2 का वर्ग करने पर। ठीक है, इसका भी स्क्वायर करके देख लिया जाए, यानी कि 3q+2 का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 9q² प्लस में 3 दूनी 6 दूनी 12q और प्लस में 4। ठीक है, देखिए a² + b² + 2ab। ठीक है, अब क्या काम करेंगे आप, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा टेक्निकल जानना ज़रूरी है, थोड़ा सा टेक्निकल बनिए आप यहाँ पे क्या काम कीजिए कि यहाँ पे आपने देखा कि हम 3 कॉमन ले सकते हैं, हम 3 इसमें से भी कॉमन ले सकते हैं। कैसे कॉमन ले सकते हैं, यदि 4 को हम 3+1 कर दें, 4 को 3+1 कर दें तो यहाँ से 3 कॉमन हो सकता है। ठीक है, और 1 शेष बच जाएगा। देखिए कैसे भाई, आप बताइए कि किसी भी संख्या में 3 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा क्या, शेष बचेगा क्या 4। ये r का मान है, प्लस में ये r का मान है, मैं आगे निकाल के बता रहा हूँ आपको। तो ये बताइए 3 से अगर भाग देंगे तो 4 शेष बच जाएगा क्या, केवल 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 तो बचेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 3+1, मतलब ये समझ लीजिए आप कि हमें 3 कॉमन लेना है अगर, तो हम 4 के जगह पे क्या करेंगे 3+1 करेंगे। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे 9q
स्क्वायर प्लस में 12Q प्लस में यहाँ पे 3+1, ठीक है। अब क्या काम करेंगे कि यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, 3Q स्क्वायर प्लस में ये 4 हो जाएगा, 3 चौक 12, यहाँ पे 9 नहीं Q, 3 चौक 12 मतलब 4Q, और प्लस में यहाँ 1 और यहाँ प्लस में 1, ठीक है। यानी कि इसको ये लिखा जा सकता है, यानी कि कोई संख्या है जिसमें भाग देने पे इतना बार गया है और 3 से भाग दिया मैंने तो एक शेष आया है। भाई 3 से भाग देंगे, वही मैं समझा रहा था, किसी भी संख्या में 3 से भाग देंगे तो 4 के प्रारूप में आएगा क्या। अगर ये बताइए, अगर यहाँ आप 4 को कॉमन नहीं लिए होते, मैं मानता हूँ कि आप 4 को कॉमन नहीं लिए हैं, ठीक है, तो आप क्या किए होते कि 9Q स्क्वायर प्लस में 12Q और प्लस में 4 रखे हैं, ठीक है। यहाँ से मैं मानता हूँ कि 3+1 में नहीं तोड़े आप, यहाँ से डायरेक्ट 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस में 4Q और प्लस में 4। अब ये बताइए, ये यूक्लिड का नियम क्या पालन कर रहा है? किसी भी संख्या में 3 से भाग देने पर क्या शेष 4 बचेगा? बताइए, यूक्लिड का प्रमेय कहता है कि 3Q प्लस R होना चाहिए, ठीक है, लेकिन R जो है BQ प्लस R होना चाहिए, लेकिन R जो है वो 0 से बड़ा या बराबर और B से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे B का मान 3 है, ठीक है, तो ये क्या 3 से छोटा है? 0 से बड़ा है ये वो तो मानता हूँ, लेकिन 3 से छोटा है नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे तोड़ दिया, 3+1 कर दिया, क्योंकि वो तो यूक्लिड का पालन ही नहीं करेगा, तो हमारा क्वेश्चन ही खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो आगे चलते हैं। भाई साहब, मैथ को तो मैं आपके सामने निकाल के खोल के रख दूंगा, ऐसे आपको दिखेगा यार ये मैथ ये ऐसे है, वो मैं तो जानता ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था, तो वैसे रख दूंगा, लेकिन थोड़ा आप समझने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो ये सब बातें ना थोड़ा कन्फ्यूजन भी पैदा करती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका मान भाई हमें 3m+2 के रूप में लाना था, यानी कि m का मान कुछ भी हो, तो यहाँ पे मान लिया मैंने कि m = 3Q स्क्वायर है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि m = 3Q स्क्वायर है, ठीक है, m = 3Q स्क्वायर है, यानी इसे क्या लिख सकते हैं 3m। अब यहाँ पे भी मैंने मान लिया m = 3Q स्क्वायर प्लस 2Q है, तो इसे क्या लिख सकते हैं आप 3m+1, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने मान लिया कि m = मतलब इसको नियत मान लिया मैंने, नियत आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे आप हाई स्कूल इंटर में, मतलब नियत मतलब ये कुछ भी हो इससे मतलब नहीं है, इसको मैंने इक्वल ही मान लिया कि ये भी m टाइम्स ही गया है, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए आप, या तो इसका स्क्वायर 3m के रूप में आ रहा है या तो 3m+1 के रूप में आ रहा है, यानी कि प्रत्येक धन पूर्णांक के वर्ग को हम या तो 3m के रूप में या तो 3m+1 के रूप में लिखेंगे प्रत्येक को, यानी कि 3m+2 के रूप में किसी भी धन पूर्णांक के स्क्वायर को नहीं लिखा जा सकता, यह सत्यापित होता है, ठीक है। तो चलिए, अब तो व्हाइट बोर्ड पे जगह ही नहीं बचा है, अगर आप लोग अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं इसको अब मिटाता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं इरेज करता हूँ क्योंकि हमें थोड़ा बहुत लिखना भी है। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि क्योंकि पता नहीं क्यों होगा कि क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि प्रत्येक धन पूर्णांक के स्क्वायर को धन पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m+1 के रूप में ही लिखा जा सकता है, ठीक है। अतः
अतः किसी भी धन पूर्णांक के वर्ग को 3m + 2 के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, बात समझ में आई? इस क्वेश्चन को मैंने हल किया, किस तरह से हल किया, ठीक है, ये समझ में आई बात, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो अगर समझ में आ गई हो तो हम अब चलते हैं आगे, ठीक है, यही होगा आंसर। ये बोले हैं ना कि सत्यापित कीजिए भाई साहब, ये भाई साहब बोले हैं कि सत्यापित कीजिए, तो ये मैंने सत्यापित किया था और ये मैंने अच्छे से इनको समझा भी दिया। भाई साहब समझ जाओ, नहीं तो और तरीके हैं हमारे पास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए अगला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1 विषम पूर्णांक को, देखिए दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं भाई साहब क्या होता है, हल हो पाता है या नहीं, ये भी देखते हैं भाई साहब हल हो पाता है या नहीं हमसे। ठीक है, तो चलिए भाई साहब देखा जाए, भिड़ जाया जाए इससे। भाई साहब मज़ा तो तभी आता है जब किसी क्वेश्चन से भिड़ जाओ। भाई साहब भिड़ जाओ, उससे डरो नहीं, भिड़ जाओ उससे, भिड़ जाओ, अरे होगा क्यों नहीं। चलिए ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को, क्वेश्चन है कि दिखाइए, ठीक है, कि मुझे बदलना ही था क्योंकि मैं क्वेश्चन को रेड से लिखता हूँ। ठीक है, देखिए दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। इसमें भी यूक्लिड प्रमेय लगेगा, कैसे लगेगा ये मैं बताता हूँ आपसे। उससे पहले मैं एक बात बता दूँ आपसे, मैंने पिछले क्लास में आपसे बताया था कि भाई साहब किसी भी सम संख्या में, जैसे सम है, ये देखिए ये सम है, ठीक है, और मल्टीप्लाई होता है सम से, ठीक है, तो क्या आता है सम संख्या। कोई भी विषम है अगर मल्टीप्लाई होता है, कोई भी विषम नहीं, सम लिखिए पहले, उससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी सम है अगर इसमें मल्टीप्लाई होता है विषम से, तो क्या आता है सम ही आता है। ठीक है, ये मैंने प्रूफ करके भी दिखाया था पिछले क्लास में। आगे चलिए आप, यदि किसी विषम में विषम से गुणा होता है तब तो वो विषम होता है, ये वो तो आप जानते हो। अब चलिए आप, लेकिन मैं लिख देता हूँ, किसी भी विषम में अगर मल्टीप्लाई होता है विषम से तो क्या होता है, इसका परिणाम विषम ही आता है। लेकिन आपके लेसन में इसका योग नहीं है, इसका योग है और इसका योग है। ठीक है, चलिए
अगली बात थोड़ा बता देते हैं। अगली बात भाई साहब, अगली बात का मतलब अगली मत निकाल लीजिएगा। अगली बात का मतलब नेक्स्ट। अगली का मतलब कहीं बुरा गंदा मान जाए भाई साहब तो आप तो डिसलाइक ही करके चले जाओगे। भाई साहब लाइक करना है, डिसलाइक नहीं, अगर अच्छा लगे तो। चलिए देखते हैं आगे। मैंने क्या बताया, सम में सम से गुणा करेंगे सम, सम में विषम से गुणा करेंगे सम, विषम में विषम से गुणा करेंगे विषम। लेकिन वो तो मल्टीप्लाई की बात थी। अब देखिए, सम में प्लस करेंगे अगर सम को तो क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, अगर सम में, भाई साहब मिट जाओ, क्यों परेशान करते हो यार। अगर किसी विषम में, अगर सम में क्या करेंगे आप कि प्लस विषम करेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा, विषम। ठीक है, इसका और इसका यूज़ है। लेकिन ये भी बता देता हूँ मैं, अगर किसी विषम में विषम को प्लस करोगे तो क्या आएगा, सम ही आएगा। लेकिन इसका यूज़ नहीं है, ठीक है, आपके चैप्टर में इसका और इसका ज़्यादातर यूज़ है। ठीक है, तो चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ये बात मैंने बता दिया क्योंकि इस चीज़ का यूज़ है आपके इस क्वेश्चन में। ठीक है, और ये मैंने बताया भी है पिछले क्लास में, लेकिन मेरा वसूल है, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक मैं बताता रहूँगा। ठीक है, सो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर लूँगा। देखिए, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। आप पहले ये पता करो कि प्रत्येक विषम पूर्णांक को 6q+r के कितने रूपों में लिखा जा सकता है। उसके बाद सम को छांट देंगे, विषम को छांट देंगे, क्लियर। ठीक है, तो यूक्लिड प्रमेय, इसमें क्या चीज़ यूज रहता है, किस चीज़ का, तो देखिए यूक्लिड प्रमेय का डायरेक्ट लेंगे, हल लेंगे भाई साहब, बैल पे रखेंगे और जोत देंगे क्वेश्चन को। ठीक है, हल सॉल्व करेंगे इसको। देखिए हल क्या है, यूक्लिड प्रमेय से डायरेक्ट आप यूक्लिड प्रमेय ही लो। ठीक है, यूक्लिड, मिटाऊंगा तो नहीं इस बार, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय क्या कहता है, यूक्लिड प्रमेय कहता है कि a = bq प्लस में r होगा यदि r 0 के बराबर या बड़ा हो या b से छोटा हो। ठीक है, और b से छोटा हो, यानी कि a = आपने क्या रखा है भाई साहब, 6 रखा है, तो मैं भी 6q+r रख लूँगा। यानी कि r क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इतनी संख्याएं हो सकती हैं। यानी कि किसी भी किसको क्या कहते हैं, किसी भी धन पूर्णांक को आप किस किस के रूप में लिख सकते हैं, या तो 6q लिख सकते हैं, ठीक है, या तो 6q प्लस में 1 लिख सकते हो, या तो 6q प्लस में 2 लिख सकते हो। ठीक है, या तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6q प्लस 3 लिख सकते हो, या तो 6q प्लस में 4 लिख सकते हो, या तो 6q प्लस में 5 लिख सकते हो। इतने प्रकार से, मतलब प्रत्येक धन पूर्णांक जो है इन 6 प्रकार में किसी एक रूप में तो कंफर्म ही आएगा, किसी एक रूप में आएगा, वो आना है उसको। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि इसमें विषम कौन है और सम कौन है। इसने दे रखा है ना कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है या नहीं। ठीक है, उसको दिखाना है कि लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आप ये देखिए 6 क्या है, 6 क्या है, देखिए 6 में अगर आप 2 से भाग देते हैं 3 बार जाता है, कटपिट, यानी 6 क्या है, एक सम संख्या है। ये तो कंफर्म है कि 6 एक सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और विषम क्या होता है, यानी कि ओड नंबर क्या होता है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। यानी कि 6 तो सम संख्या, ये तो कंफर्म है। और 6 के आगे, यानी कि सम संख्या के आगे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो सम संख्या ही निकल के आएगा। मैंने पिछले अभी बताया 2 मिनट पहले। यहाँ पे भी ये बताइए, ये सम संख्या, ये सम हो या विषम हो, निकल के तो इसको सम ही आना है। ठीक है, यहाँ पे भी ये सम ही आएगा, उसी प्रकार यहाँ पे भी वो सम ही आएगा। ठीक है, सम, यहाँ पे भी सम आएगा, सम, और यहाँ पे भी सम संख्या आएगी, सम संख्या। ठीक है,
अब एक बात आप देखिए, ये तो पूरी संख्या सम हो गई, ये तो पूरी ही संख्या सम हो गई, तो ये तो विषम होगी ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये सम है और ये एक क्या है, ये विषम संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। और सम और विषम का प्लस होगा तो हमेशा विषम आएगा, ठीक है, विषम आएगा, ठीक है। यानी कि ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, ये एक विषम संख्या है, ठीक है, ये एक विषम संख्या है। यानी कि विषम संख्याओं को इसके प्रारूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखेंगे, आप ये देखिए, दो क्या है, एक सम संख्या है, दो क्या है, सम संख्या है, सम संख्या। अच्छा, सम में सम को जब प्लस करेंगे तो कैसी संख्या आएगी, सम संख्या ही आएगी। मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था। आप आगे आइए, 3 को देखिए, 3 क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। आप सम में विषम को ऐड करोगे, जोड़ोगे तो विषम संख्या ही आएगा, विषम, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये है सम संख्या, सम में सम को जोड़ोगे तो सम ही आना है, ठीक है। और ये है विषम संख्या, विषम संख्या, यानी कि सम में विषम जोड़ोगे तो विषम आएगा, ठीक है। देख लीजिए, यानी कि प्रत्येक धन पूर्णांक विषम संख्या को, प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या को या प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1, ठीक है, 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। ये विषम संख्या हो गई, ये भी विषम संख्या हो गई और ये भी विषम संख्या हो गई, ठीक है। ये सम संख्या है तो इसको हटाएंगे, ये सम संख्या है इसको हटाएंगे, ये सम संख्या है इसको हटाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि अतः, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को, विषम पूर्णांक को, विषम पूर्णांक को, ठीक है, 6q+1, ठीक है, या तो 6q+3 या तो 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? भाई साहब मैंने क्या किया है, 1-2 चीज़ किया है। देखिए ये पूछे हैं हमसे कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने क्या किया कि यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग किया भाई साहब, और क्या किया मैंने कि 6q+r को, यानी कि प्रत्येक संख्या को, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 6 यानी कि 6 से अगर भाग दिया जाए 6q+r के कितने प्रारूप में लिखा जा सकता है, तो मैंने पता किया कि 6q के प्रारूप में लिखा जा सकता है एक तो, और एक 6q+1 के प्रारूप में लिखा जा सकता है, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। अब मैंने यहाँ दिमाग लगाया है तो भाई साहब अब इसमें ये पता कर लिया जाए अगर कि कौन सी संख्या सम होगी और कौन सी विषम होगी, तब हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है, तब हम सिद्ध कर पाएंगे इसको। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये सम संख्या है, अगर सम संख्या से किसी भी संख्या में भाग दिया जाए, चाहे वो सम हो विषम हो, उसको सम ही आना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये सम संख्या हो जाएगी, ये भी सम संख्या हो जाएगी, ये भी सम संख्या हो जाएगी, मैंने 6q जहाँ भी रहेगा वहाँ पे सम संख्या हो जाएगी। अब ये बताइए कि अगर सम में सम जोड़ेंगे तो कैसा आएगा नंबर, भाई इवन नंबर ही आएगा, सम संख्या ही आएगी, ठीक है। अगर सम में विषम को जोड़ेंगे तो विषम आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा है तो डायरेक्ट सम ही हो गया। यहाँ पे देखिए एक क्या है, विषम संख्या है, तो सम में विषम जोड़े तो विषम संख्या, यानी इसका मान क्या आ गया, विषम संख्या होगी। यानी कि किसी मतलब कोई भी धन पूर्णांक को 6q+1 के रूप में लिखा जा सकता है। एक मतलब कुछ धन पूर्णांक ऐसे होंगे जो कुछ धनात्मक विषम पूर्णांक ऐसे होंगे जिनको 6q+1 के रूप में लिखा जा सकता है, और कुछ ऐसे होंगे जिनको 6q+3 के रूप में लिखा जा सकता है, और कुछ ऐसे होंगे जिनको 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को या तो 6q+1 या तो 6q+3 या तो 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। समझ में आया बात?
चलिए, तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन निकाल के रख दिया। अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांकों को 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिखा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, हमारा टाइम भी अब हो चुका है और कितना क्वेश्चन पढ़ पाए हम आज? 2 क्वेश्चन पढ़ पाए और पिछला एक रिवाइज कर पाए। चलिए कोई बात नहीं यार, मैं कहता हूँ कि क्या दिक्कत है, आराम से ही चलेंगे यार, आराम से लेके चलूँगा यार। इस दिमाग में ना केवल मैथ है, ठीक है, तो इसको धीरे धीरे ले चलेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है तेज़ भागने का, ठीक है, तेज़ मुझे नहीं भागना है, मैं जानता हूँ, मुझे जानकारी है, सब कुछ खोल के रख दूँगा मैथ को, ठीक है। तो मैं तेज़ नहीं भागूंगा, धीरे धीरे चलूँगा, आपको समझाते हुए चलूँगा और एकदम आपको ये सोच, मैं 101% देता हूँ, 110% मैं आपको दे रहा हूँ। जितना है मुझ में उससे अधिक ही देने का आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और ठीक है फ्रेंड्स, तब कल जारी रखते हैं अपने क्लास को और आज तक के लिए इतना ही, बाय।